आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से जो हमारी प्रेमचंद घर में है जीवनी चल रही है, जो शिवरानी देवी इनकी लेखिका भी हैं और प्रेमचंद की वाइफ भी हैं। इसका आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनकी बहन और वह मीस, उनकी चाची की बहन और उनकी चाची प्रेमचंद की चाची और प्रेमचंद की बहन 1905 का समय 1913 के लगभग, बस्ती 1914 के लगभग, जुलाई 1915। ये सारा समय जो उन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह यूनिट 10 है और यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास की तरह पढ़ रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे जल्दी से और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे जिससे आपके साथियों को भी फ़ायदा मिल सके। तो हम चल रहे हैं किस सेट में, जुलाई 1915। सबसे पहले हम जुलाई 1915 में ही पढ़ रहे हैं। देखिए इससे भी जुलाई 1900, उनकी बहन और वह, यस उनकी बहन और वह पे चल रहा है। फिर जुलाई 1915, यस उनकी बहन और वह। उनकी बहन और वह। हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों और आशा है आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर, यस उनकी बहन और वह मीन्स प्रेमचंद की चाची जो सतीली माँ है वो, और वो प्रेमचंद की बहन। तो ये शिवरानी देवी लिख रही है उनकी चाची और उनकी बहन में नहीं पड़ती थी। 15 साल तक उनकी बहन चाची के वैमनस्य के कारण, उनके वैमनस्य मतलब है कि उनके अच्छे बुरे स्वभाव के कारण मायके ना आ सकी। मैं अक्सर उनसे पूछती, शिवरानी देवी अपने पति से प्रेमचंद से पूछती कि आप अपनी बहन को क्यों नहीं लाते उनसे। अब प्रेमचंद बोलते उनको कैसे बुलाऊं चाची और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती। मैं बोली, शिवरानी देवी बोलती है क्या चाची के हाथ आप बिक गए हैं। बहन का हक चाची से पहले है परंतु परिस्थितियों के प्रतिकूल हैं। यहाँ पर प्रेमचंद बोल रहे हैं कि लेकिन परिस्थिति तो प्रतिकूल है, अनुकूल है ही नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। प्रतिकूल मतलब अलग है, उल्टी है। पिताजी है नहीं, बहन अपने घर में आराम से है। यहाँ आने पर उनके साथ झगड़ा होता है, ये अपने मायके नहीं जा सकती। इनके दोनों भाई मेरे सिर पर हैं क्योंकि मेरी चाची के दोनों भाई जो हैं वो मेरे सिर पर ही हैं, वो मेरे साथ ही रहते, उनकी देखभाल भी मेरे सर पर है। मैं बोली मतलब शिवरानी देवी बोली इसमें आपकी गलती है, तुम्हारा ये अन्याय है। अन्याय कैसा? अब यहाँ पर प्रेमचंद बताए अन्याय कैसा, जिस औरत के माँ बाप दोनों मर गए हों और उसके इकलौते भाई, नहीं तुम्हारा यह अन्याय है। मैं बोली इसमें आपकी गलती है। तो यहाँ पर प्रेमचंद बोलते तुम्हारा यह अन्याय है। अब यहाँ पर शिवरानी देवी बोली अन्याय कैसा, जिस औरत के माँ बाप दोनों मर गए हों। मीस किसी भी बहन के, किसी भी लड़की के, औरत के माँ बाप दोनों मर गए और उसके इकलौता भाई मौजूद हो लेकिन वह उसे बुलाए तक नहीं। वे अपने दिल में क्या सोचती होगी। अगर मैं मना करती तो भी आपको बुलाना चाहिए। अगर मैं भी मना कर रही होती, मैं आपकी पत्नी होती तब भी आपको बुलाना चाहिए क्योंकि बहन का हक पहले होता है। अब प्रेमचंद यहाँ बोलते उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मालूम, तुम्ही से रात दिन झगड़ा हुआ करता था, उनके आने पर तुम्हें कौन सुख मिलेगा। तो कह रहे थे तुम्ही से तो उन चाची के साथ हमेशा झगड़ा हुआ रहता था, तुम्हें उनके आने पर तुम्हें कौन सा सुख मिलने लगेगा। अगर बहन भी आ जाएगी तुम्हें कौन सा सुख मिलने लगे। शिवरानी देवी बोली इससे अच्छा होता आप शादी न करते। भाई तुम में उनमें फ़र्क है। अब यहाँ पर प्रेमचंद बोल रहे हैं तुम में उनमें फ़र्क भी तो है, तुम तो कुछ कह भी सकती हो, बहन तो कुछ कह भी नहीं सकती।
मैं इन दलीलों को सुनने को तैयार नहीं हूँ। प्रेमचंद बोलते, मैं इन दलीलों को सुनने को तैयार नहीं हूँ। तुम खुद समझो मुझे अपना माँ बहन का प्यार नहीं हो सकता। तुम खुद समझो मुझे अपनी माँ बहन का प्यार नहीं हो सकता क्या? प्रेमचंद यहाँ बोल रहे, पर आप दब्बू जो हो, यहाँ पर शिवरानी देवी बोलती हैं, पर आप दब्बू हो, बेवकूफ़ हो, आप दबते हो। आप ही ने उन्हें सर चढ़ा रखा है, अपनी चाची को आप ही ने सर चढ़ा रखा है। नहीं तो हर एक के लिए अपना अपना स्थान है। हाँ, तुम मुझे दब्बू कह सकती हो, पर हृदयहीन नहीं। मैं हृदयहीन नहीं हूँ, हृदय में मेरे दया है। मैं खुद कभी सोचता हूँ कि तो मुझे दुख होता है। जब मैं कभी सोचता हूँ अपनी बहन के बारे में तो मुझे दुख होता है। आपकी चाची ने आपके साथ कौन अच्छे सलूक किए हैं कि उसे लेकर आप रो रहे हैं? आपकी कमाई को उनके भाई बहन खा सकते हैं, लेकिन अपने भाई बहन नहीं खा सकते। यहाँ पर प्रेमचंद की वाइफ जो शिवरानी देवी है, लेखिका भी हैं, वो कह रही हैं आपकी चाची ने आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। आपकी कमाई को आपकी चाची जो सतीली माँ है, उनके भाई बहन तो खा सकते हैं, लेकिन जो आपके भाई बहन है वो नहीं खा सकते। आप बोले, प्रेमचंद बोले, यह भगवान उन स्त्रियों के लिए है जो आत्माभिमानी हो, मगर उनमें वे बातें न हो, तो क्या उनके साथ मैं बुरा बन जाऊँ? मैं बोली, वे सोचती क्या होंगी? यहाँ पर शिवरानी बोली कि वे सोचती क्या होंगी, मतलब आपकी बहन क्या सोचती होंगी? उनका भाई बुला ही नहीं रहा है। बहन भी परिस्थितियों को समझकर रो लेती होगी। यहाँ पर प्रेमचंद बोला कि बहन भी परिस्थितियाँ समझ रही है, इसलिए वो रो लेती होगी, इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकती। वो मेरी परिस्थितियों को समझती है। घर में कैसी सतीली माँ है, चाची है। मैं बोली, शिवरानी देवी बोली, ईश्वर कृत दंड आदमी यह लेता पर अपने से किया हुआ कैसे भूले? माँ का मरना जैसे मुझे खलता है, प्रेमचंद कहते हैं, माँ का मरना मुझे खलता है, वैसे उन्हें भी खलता होगा। तो फिर रोना कौन देखता है? फिर उपाय ही क्या है बताओ? तो यहाँ पर मैं बोलती हूँ, आराम से बैठे रहिए। मेरे ख्याल से भी यहाँ से आराम में है। 1-2 बार मैंने बुलाया था और उनकी हालत भी देखी थी। तो मतलब ये कह रहे हैं कि प्रेमचंद बोल रहे हैं कि मैंने 1-2 बार बुलाया था, लेकिन उनकी हालत देख ली, चाची से उनसे पट ही नहीं रही थी। चाची का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। मैं बोली, शिवरानी देवी बोलती, जहाँ आपसे भोंदू होंगे वहाँ लोगों की भी यही हालत होगी। मेरे सामने वे एक बार आई थी। यहाँ पर शिवरानी देवी बोल रही, मेरे सामने भी एक बार आई थी, बाद में तो वे मर ही गई। जब से वे मर गई और उनकी चाची हमसे अलग रहने लगी, तो उनकी तीनों लड़कियों को आप बराबर अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगे। साल में सबको बुलाते थे। वे अपनी बहन की कमी उन लड़कियों से पूरा करते, उनके बच्चों को गोद में लेकर खिलाते, प्यार करते। कभी कभी वे कह देती कि आप अपनी बहन को इस तरह प्यार करते होते तो वे भी सुख महसूस करती। कि हाँ, बता रही कि मेरे सामने एक बार आई थी, तब आपने उनकी बेटियाँ, जो 3 बेटियाँ, उनसे प्यार कर रहे थे बच्चों से। क्या करता, विवशता भी कोई चीज़ है? न मैंने अपनी माँ की सेवा की, ना बहन की। यह कहते कहते अक्सर उनका गला भर जाता, रोने लगते थे। अब 1905 का समय आ गया, 1905 कौन सा, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दो 1905, तो मीन्स ये 5 है। तो 1905 का समय है। मैंने अपने पहले से ही आपको साहित्य सेवा जारी थी, मेरे आने से पहले से ही आपकी साहित्य सेवा जारी थी। यहाँ पर शिवरानी देवी लिख रही कि आपकी जो है, मेरी शादी होने से पहले आपने साहित्य में लिखना स्टार्ट कर दिया था। आपका पहला उपन्यास प्रयागराज में प्रकाशित हुआ था। मेरी शादी के साल ही आपका दूसरा उपन्यास प्रेमा निकला था, जिसका नाम आगे चलकर विभव हुआ। मेरी शादी के 1 वर्ष बाद आपका कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ, पर उसका मुकदमा भी चला। हम दोनों महोबा में थे, वहाँ भी खुफिया पुलिस पहुँची। उनके बाद उनके कलेक्टर की आज्ञा मिली कि आकर मुझे मिले। आपके दौरे पर आर्डर मिला। रात भर बैलगाड़ी पर चलने के बाद आप कुल पहाड़ पहुँचे। कहाँ पहुँचते? कुल पहाड़ पहुँचे। आप उसी दिन घर आने वाले थे। जब दूसरे रोज़ मेरे पास पहुँचे तो मैंने पूछा, कल आप कहाँ रह गए थे? तो आपने कहा, प्रेमचंद कहते, रहो बताता हूँ, बड़ी परेशानी में पड़ गया, कल सारी रात चलता रहा। मैं बोली, अरे बात क्या है, बताओ क्या हुआ है? आप बोले, प्रेमचंद बोले, सोजे वतन के सिलसिले में सरकार ने मुझे बुलाया था। मैंने पूछा, शिवरानी देवी पूछती, आखिर बात क्या थी? आप बोले, प्रेमचंद बोले कि कलेक्टर ने उसी सिलसिले में मुझे बुलाया है। मैं गया तो देखा कलेक्टर की मेज़ पर सोजे वतन की कॉपी पड़ी थी। मैंने पूछा क्या हुआ? तब
यहाँ शिवरानी देवी पूछती हैं क्या हुआ तब? तो आप बोले, प्रेमचंद बोले, कलेक्टर ने पूछा ये किताब तुम्हारी लिखी हुई है? मैंने कहा उसे पढ़कर मैंने सुनाया भी। सुनने के बाद मैं बोला अगर अंग्रेज राज में तुम ना होते तो आज तुम्हारे दोनों हाथ कटवा लिए गए होते। तुम कहानी द्वारा विद्रोह फैला रहे हो। तुम्हारे पास जितनी कॉपियाँ हैं मेरे पास भेज दो। आइंदा फिर कभी लिखने का नाम भी न लेना। अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा फिर कभी लिखने का नाम न लेना। सॉरी बच्चों। मैंने क्या आप किताबें भेज दीजिएगा। यहाँ पर शिवरानी देवी की क्या आपके पास जो भी प्रतियाँ बची हुई हैं वो भेज दी। आप बोले वाह, अरे यह कहो कि रास्ते छूटे, मेरा ख्याल था कि कोई बड़ी आफत आएगी। मैंने कहा तो लिखना भी बंद ही समझूं। आप बोले, प्रेमचंद बोले लिखूँगा क्यों नहीं, उपन्यास रखना पड़ेगा। खैर इस वक्त तो बला टली, मगर मैं सोचता हूँ अगर यह और रंग लाएगा। मैं बोली, प्रेमचंद बोलते हैं। यहाँ पे शिवरानी देवी बोलती नहीं जी, कुछ होना था हो गया। उस संग्रह के कारण आप पर ऐसी आफत आई और मैंने वह अभी तक पढ़ा नहीं। आप बोले, मतलब शिवरानी कही कि उस संग्रह के कारण इतनी बड़ी आफत गई और अभी तक मैंने शोर से वतन को पढ़ा तक नहीं है। आप बोले यह तो हमेशा की बात है, जब सरकारी किसी पुस्तक को जब्त करती है तो उसकी के खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, महज यह देखने के लिए कि आखिर इसमें क्या है। मैंने कहा, शिवरानी देवी ने कहा आपने कभी सुनाया भी नहीं, मैं उर्दू जानती नहीं थी। अच्छा अब आएगी तो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा। मैं बोली ज़रूर सुनाना। शादी के पहले मेरी रुचि साहित्य में बिल्कुल नहीं थी। उनके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं थी। मैं पढ़ी भी नहीं कि बराबर थी। आज मैं जिस लायक हूँ वह पति के द्वारा ही है, प्रेमचंद के द्वारा ही हूँ जो आज लिख पा रही हूँ। कानपुर से सोजे वतन का पार्सल आया, एक कॉपी रख ली, बाकी मैं मजिस्ट्रेट के पास कर दी गई। उन दिनों मैं अकेली महुआ में रहती थी। वे जब दौरे पर रहते तो मेरे साथ ही सारा समय कटते और अपनी रचनाएं सुनाते। अंग्रेज़ी से अखबार पढ़ते, उसका अनुवाद मुझे सुनाते। उसको कहानियों को सुनते सुनते मेरी रुचि साहित्य की ओर हुई। जब वे घर पर होते तब मैं कुछ पढ़ने के लिए उनसे आग्रह करती। सुबह का समय लिखने के लिए वे नियत रहते थे, हमेशा सुबह के समय लिखते रहते थे। दौरे पर भी, जब वो अपने दौरे पर भी जाते थे, उस पर सुबह दौरे पर भी वे सुबह ही लिखते, बाद को मुआयना करने जाते। इसी तरह मुझे उनके साहित्य जीवन के साथ सहयोग करने का अवसर मिलता। जब वे दौरे पर होते तब मैं दिन भर किताबें पढ़ती रहती। इसी तरह साहित्य में मेरा प्रवेश हुआ। उनके घर रहने पर मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं मालूम होती तो मुझे भी इच्छा होती कि मैं भी कहानी लिखूं। हालांकि मेरा ज्ञान नाम मात्र को भी न था, पर मैं ऐसी कोशिश में रहती कि किसी तरह मैं कोई कहानी लिखूं। उनकी तरह तो क्या लिखती, मैं लिख कर फाड़ देती रही और उन्हें दिखाती भी नहीं। हाँ, जब उन पर कोई आलोचना निकालती तो मुझे उसे सुनाते। हमें उनकी आलोचना प्रिय लगती। काफ़ी देर तक यह खुशी रहती, मुझे ये जानकर गर्व होता कि मेरे पति पर यह आलोचना क्यों निकली है। जब कभी उनकी कोई आलोचना कड़ी निकलती तब भी वे उस बड़े चाव से पढ़ते। मुझे तो बहुत बुरा लगता कि कोई उनके बारे में कितनी बड़ी बड़ी आलोचनाएं लिख रहा है। मैं इसी तरह से कहानियाँ लिखती और फाड़ कर फेंक देती। बाद में गृहस्थी में पढ़कर कुछ दिनों के लिए मेरा लिखना छूट गया। हाँ, कभी कोई भाव मन में आता तो उनसे कहती इस पर आप कोई कहानी लिख लें। वे ज़रूर उस पर कहानी लिखते। कई वर्षों के बाद 1913 के लगभग उन्होंने हिंदी में कहानियाँ लिखना शुरू किया। किसी कहानी के अनुवाद हिंदी में करते, किसी का उर्दू में। मेरी पहली साहस नाम की कहानी चांद में छपी। मैंने वह कहानी उन्हें नहीं दिखाई। चांद पत्रिका में इनकी कहानी पहली छपती है। साहस नाम की कहानी होती है जो शिवरानी देवी लिख रही हैं। इनकी पहली कहानी साहस नाम की चांद पत्रिका में छपती है। मैंने वह कहानी उन्हें नहीं दिखाई। चांद में आपने देखा ऊपर आकर मुझसे बोले अच्छा अब आप भी कहानी लेखिका बन गई। बोले यह कहानी ऑफिस में मैंने देखी। ऑफिस वाले पढ़ कर खूब हंसते रहे। कईयों ने तो मुझे संदेह किया। तब से जो कुछ मैं लिखती उन्हें दिखा देती। हाँ, यह ख्याल मुझे ज़रूर रहता है कि कहीं मेरी कहानी उनके अनुकरण पर ना जा रही हो, क्योंकि मैं लोक अपवाद को डरती थी। एक बार गोरखपुर में डॉक्टर एनी बेसेंट की लिखी हुई एक किताब आप लाए। मैंने वह किताब पढ़ने के लिए मांगी। आप बोले तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं बोली क्यों नहीं आएगी, मुझे दीजिए तो सही।
उसे उसे मैं 6 महीने तक पढ़ती रही, रामायण की तरह उसका पाठ करते रही। उसके एक एक शब्द को मुझे ध्यान में चढ़ लेना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं उस किताब को ख़त्म कर चुकी थी तो उनके हाथ में देते बोले, अच्छा आप इसके बारे में मुझसे पूछिए। मैं इसे पूरा पढ़ गई। आप हंसते बोले, अच्छा। मैं बोली, आपको बहुत काम भी तो रहते हैं, फिर बेकार आदमी जिस किस चीज़ के पीछे पड़ता है वह पूरी तरह पूरा कर देता है। मेरी कहानियों का अनुवाद अब अन्य भाषाओं में होता है तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती। हाँ, उस समय हम दोनों को बहुत बुरा लगता जब दोनों से कहानियाँ मांगी जाती, या जब कभी रात को प्लाट ढूंढने के कारण मुझे नींद न आती तब वह कहते, तुमने क्या अपने लिए बला बोल ले ली, आराम से रहती थी, अब फिजूल की एक झंझट खरीद ली कि तुम कहानियाँ लिखने लगी। मैं कहती, अब आपने नहीं बला मोल ले ली, मैं तो कभी कभी लिखती हूँ, आप तो अपना पेशा बना रखा है, आप तो डेली लिखते ही रहते हैं, मैं तो कभी कभी लिखती हूँ। आप बोलते तो इसका नकल तुम क्यों करने लगी। मैं कहती, हमारी इच्छा, मैं भी मजबूर हूँ। आदमी अपने भावों को कहाँ रखे, किस्मत का खेल कभी नहीं जाना जा सकता। बात यह है कि वे होते तो आज और बात होती, लिखना पढ़ना तो उनका काम ही था। मैं यह लिखी नहीं रही बल्कि शांति पाने के लिए बहाना ढूंढ रखा है। 20 वर्ष की पुरानी बात याद करके मेरा दिल बैठ जाता है। मेरे वश में है ही क्या। हाँ, पहली बातों को सोचकर मुझे नशा सा हो जाता है। उस नशे से कोई उत्साह नहीं मिलता बल्कि एक तड़पन ही पैदा होती है। अब बीती बातों को याद करके मन बहला लेती हूँ। 1913 के लगभग में बताया गया है कि कानपुर का प्रताप निकलता था। गौरीशंकर के हाथों उन्होंने लेख मांगा था। अपना लेख लिखकर उन्हें भेज दिया। कानपुर में आपको कोई काम था, बस्ती में से वहाँ गए। प्रताप ऑफिस भी चले गए। वहाँ जाकर देखा कि विद्यार्थी जी ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने हाथों कर रहे हैं। वहाँ से लौटकर मुझसे बोले, विद्यार्थी बड़े मेहनती हैं, कार्यालय का बहुत काम अपने ही हाथों से करते। ऐसे ही पुरुषार्थ कहते। इसी तरह के आदमियों को मुल्क की ज़रूरत है। ऐसे ही आदमी अपने जीवन में सफल बना सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि विद्यार्थी जी अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। जो आदमी खुद अपने पैरों पर खड़ा होता है उसी की पूरा मदद खुदा भी करता है। मेरी यह भी इच्छा होती कि मैं भी इस नौकरी को छोड़ छाड़ कर कहीं एकांत में बैठ कर साहित्य की सेवा करूँ। क्या करूँ, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन भी नहीं है। मेरे पास 10 बीघे भी ज़मीन होती तो मैं अपने खाने भर का गल्ला पैदा कर लेता और चुपचाप एकांत में बैठकर साहित्य की सेवा करता। मैं बोली, 10 बीघे ज़मीन में क्या आप सोना उपजा लेते? फिर विद्यार्थी की तरह आप नहीं हैं। अभी आप 2 महीने नौकरी छोड़कर बैठ जाएं तो हाथ तोबा बच जाएगा। 8 साल काम करते हो गए। अगर आपने 100 साल बचाए होते 100 बचाए होते तो 800 होते। मन की मिठाई खादनी दूसरी बात है, काम ठीक ठाक चलना दूसरी बात है। जब नौकरी करने पर यह हालत है कि खर्च चलाए नहीं चलता, तब 24 घंटे साहित्य काम करने से कैसे निर्वाह होगा। आप बोले, डिप्टी इंस्पेक्टर छोड़ने से क्या काम रुक गया? मतलब कि मैंने डिप्टी इंस्पेक्टरी का जो काम खोलने से क्या रुक गया? अब भी उसी तरह काम चल जाएगा। फिर कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। काम कहीं रुकता नहीं है। आप बोले, मतलब प्रेमचंद बोलते हैं, नहीं जी, दाल रोटी तो चाहिए और ज़्यादा हमसे क्या मतलब, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं बोली, खुद के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है सही, और बलाएँ भी तो हैं, मतलब और बलाएँ भी थी, उनका क्या होगा। अभी आई तो उनको आप 6 महीने की छुट्टी ली थी, मुश्किल से खर्च चल पाता है। मैं अपने घर थी, आप कानपुर थे। खाली छोटक और चाची थी, तब भी नहीं पूरा पड़ता था। आपका ही कहना था कि आपने हाथ से दूध जमाकर मट्ठा बनाया था। एक आदमी रखने की गुंजाइश न थी। विद्यार्थी जी का क्या वे आप जैसे नहीं? उनके सिर पर कोई बोझा नहीं है। उनके बाप जिंदा है, बड़े भाई हैं। बहुत मुमकिन है कि विद्यार्थी ने उनसे सहायता भी पाते हों। यहाँ सबको बोझ तुम्हारे सिर पर है, उनके और तुम्हारी कुछ भी बराबरी नहीं है। आप चुपके से अपना काम करते जाइए, जो कर रहे हैं वो करते रहिए।
आपको जैसी चिंता सीख हो गई, मतलब प्रेमचंद को जैसी चिंता से हो गई मानो कोई भूली बात याद आ गई। उनकी साहित्य सेवा की चिंता हमेशा रहती थी। बनारस दवा लाने वे गाँव से रोज जाते थे। ठीक 12 बजे कड़ी धूप में लौट कर घर आते थे। सुबह जाते थे और 12 बजे तक वापस आते थे। ये बता रही हैं उसी पर कोई आपके ऊपर रहम नहीं करता है, न कोई दवा ही ला कर दे देता है। मूंग की दाल में लाल मिर्च की बघार पड़ती है। आप भूल गए इस बात को, सब के खिलाने का जिम्मा आप पर ही होगा। जितने भी लोग हैं घर में, चाहे आपकी चाची के भाई तक हैं, आपकी सतीली, उन सब का जिम्मा आपके ऊपर ही है। आप बोले जाने भी दो जी, मैं बोली और क्या। आप बोले खैर देखा जाएगा, मेरी यह इच्छा कभी न कभी ज़रूर पूरी होगी। मैं बोली, मतलब शिवरानी देवी बोली, इन लोगों को तो पहले किनारे करो, जो लोग तुमने पाल रखे हैं उन्हें तो किनारे करो। इन सब बातों के सोचकर उनके बारे में मेरे मन में तरह तरह के कौतूहल पैदा हुए। जुलाई के आरंभ में बीमार होने पर भी आप बस्ती स्कूल में चले आए। उनकी प्रवृत्ति देखकर यह लगता था जैसे वे काम करने के लिए ही पैदा हुए। कभी कभी उन पर मुझे गुस्सा भी आता। घर के सारे आदमी उन्हें परेशान करते पर वे ज़रा भी ध्यान न देते। सारी तकलीफ़ों को वे खुशी से बर्दाश्त कर लेते। अब मेरी समझ में यह बात आती कि वे कितने महान थे। वे बुरों के साथ भी भलाई का व्यवहार करते। यह हिंदुस्तान की खासी विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य और उससे ठीक नहीं पहचान पाता। हाथ में खो जाने पर ही मनुष्य की उसकी कीमत का पता चलता। अगर मैं पहले से उन्हें समझ गई होती तो मेरी यह दशा न होती। मैं पहले इन बातों को आलोचना करती, जैसे जैसे इन सब बातों को समझती हूँ वैसे वैसे कलेजे पर छुरियाँ से चल जाती हैं। वही मैं हूँ, अब सब बातें उस तरह की नहीं है। समय वही है, हाथ मलना है कि खाली रह गया है, बाकी रह गया। बस्ती 1914 का समय बता रही हैं। यहाँ पर प्रेम शिवरानी देवी लिख रही हैं कि एक दिन की घटना है कि दरवाजे पर उनके पहले साले बैठे थे। आप उन्हीं से बातें कर रहे थे। वे अपनी बहन के बारे में आपसे बातें कर रहे थे। मतलब पहले साले, मतलब जिनकी पत्नी के भाई, जो पहली पत्नी के भाई बैठे थे, वे आपसे अपनी बहन के बारे में बात कर रहे थे। वे दुखी भी थे। इत्तेफाक से मेरी 2 साल की लड़की कमला बकवा दरवाजे पर चली गई। मैं उसे देखने के लिए दरवाजे की तरफ गई। मैंने देखा लड़की उनके साले की साहब की गोद में थी। वे बड़े प्यार से उसे छुपका प्यार कर रहे थे। और इसी बीच में रंजीदा स्वर में बोले, अगर हमारा संबंध भाईचारे का भी होता तो क्या मेरी बहन इसे प्यार न करती। इस पर आप खामोश थे। वे बहुत सी बातें अपनी बहन के विषय में कहते रहे। मैं बड़े ध्यान से उनकी बातें आड़ में पीछे से सुनती रही। मेरी भी बदन में खून गर्म हो रहा था कि उस समय। उसके बाद वे बोल गए, आप लड़की को लेकर अंदर आए। वही पहला दिन था जब मुझे मालूम हुआ कि वे अभी जिंदा है। मुझे तो धोखा दिया जा रहा था कि वे मर गई हैं। मैंने कहा, कौन साहब थे? आप बोले, एक महाशय थे। मैं बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप झूठ बोलेंगे। आप बोले, जिसको इंसान समझे कि जीवित है वही जीवित नहीं, जिसे राम समझे मर गया वह मर गया। मैं इसे मानने को तैयार नहीं कि आप कृपा करके उन्हें ले आइए। मैं तो लेने नहीं जाऊंगा। मैं मतलब कह रहे हैं कि प्रेम इनकी वाइफ कह रही शिवरानी कि आप उन्हें लेके आइए, आप अपने घर में रखी पहली पत्नी को। तो लेकिन वो मना कर देते। मैं क्यों नहीं जाइएगा, शादी हुई है, तमाशा नहीं था। मैंने नहीं शादी की थी, मेरे बाप ने शादी की थी। बाप ने तो जो अपनी शादी की थी उसे आप गले बांध फिर रहे। बाप ने तो जो अपनी शादी की थी उसे आप गले बांधे फिर रहे। मीन्स बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, चाची को ले आए थे, आप तो उसे गले बांधे फिर रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं कर सकते। बाप की शादी की जिम्मेदारी तो आपके सिर पर अपनी नहीं, यह जिम्मेदारी का तुक नहीं है। चाहे हो या ना हो, मैं लाऊंगा नहीं। मैं क्या बात है, एक आदमी का जीवन मिट्टी में मिलाने का आपको क्या हक है? उन्होंने कहा, हक वगैरह की कोई बात नहीं है। मैं शिवरानी देवी बोलती, भला आप क्या कहते हैं? क्या यही हिंदू संस्कार के मानी है? आज न मालूम यह कमबख्त कहाँ आ गया कि उसे देखकर दुनिया भर की बातें तुम सुनाने लगी। ये सारी बातें प्रेमचंद बोल रहे हैं कि वो पता नहीं कमबख्त मेरा साला कैसे यहाँ आ गया और उससे सुनकर तुमने ये सारी बातें मुझे सुना दी। मैं कुछ नरम पड़ी, सोचा कि क्रोध में काम नहीं चलेगा। प्यार से बोली, आप उनके लिवा लाइए, उनकी जिम्मेदारी मेरे सिर रहेगी। तुमसे झगड़ा होगा।
मैं बोलती जैसे मैं घर गृहस्थी के बारे में कुछ सलाह आपसे नहीं लेती, वैसे ही उनके बारे में आपसे कुछ ना कहूँगी। मैं चाहती हूँ कि उन्हें खुश रखूँ, हम दोनों बड़े आराम से रहेंगे, तुम लोग तो आराम से रहोगी, सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी। प्रेमचंद बोलते। यहाँ पर शिवरानी देवी, ईश्वर कसम आपसे बस सच कहती हूँ, जो इस विषय में आपसे कुछ मैं कहूँ, भाई तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो करना चाहो करो, मैं कुछ ना बोलूँगा। मैं खामोश हो गई। मैंने उन्हें प्रिय बहन करके ख़त लिखा, उन्हें बुलाया था। उसके चौथे रोज़ उसका जवाब आया कि जब वे खुद लेने आएंगे तो मैं चलूँगी। मैं तुमको देखना तो चाहती हूँ, पर उन्हें भेजिए लिवा लाने को। मतलब उनका ख़त आता कि मैं उन्हीं के साथ हूँ। मैंने उन्हें वह ख़त उठा कर दे दिया। उन्हें कहा नहीं आई तो मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने मैं बराबर ख़त लिखती थी, उनका ख़त कैथी में लिखा रहता था, मैं उन्हें दे दिया करती थी, वही पढ़ के बताते थे। ये बस्ती में 1914 के प्राइवेट FA भी उन्होंने पास किया था। यही बस्ती में 1914 में प्राइवेट मतलब है प्राइवेट, जहाँ पर हम प्राइवेट FA भी उन्होंने पास किया था। प्राइवेट का मतलब यहाँ हो गया रेगुलर पढ़ाई ना करके कॉरस्पॉन्डेंस पढ़ाई करना। तो FA प्राप्त कर लिया रखी थी। जब वे प्राइवेट पढ़ रहे थे तो उनके सिरहाने सलाई लालटेन किताब रखी रहती थी। कभी कभी मैं चारपाई पर से ही उन्हें आवाज़ दे दिया करती कि उठिए, समय हो गया, 5 बजे तक आप पढ़ते रहते हैं। 5 बजे उठकर पकाने जाते हैं, हाथ मुँह धोते और तत्काल जो कुछ मिलता है नाश्ता कर लेते। यही उनकी रोज़ का काम है। इसके बाद 6 बजते फिर अपने कमरे में लेख कहानियाँ लिखते हैं। फिर 9 तक वे साहित्य सेवा में लगे रहते हैं। बाद में पखाना जाना, नहाना खाना होता है। फिर कपड़ा पहनकर स्कूल जाते। बस्ती में स्कूल जाते हुए तो 21 से जाते हैं, पर लौटते थे पैदल। रोज़ाना 2 आना मुझसे किराए पर ले लेते थे। लौटते हुए तरकारी वगैरह खुद उधर से ही ले आते थे। 3:30 बजे घर पर ही पहुँचते, कभी 4 भी बज जाते। गृहस्थी के काम मेरे करने पर भी कुछ न कुछ रह ही जाता था। 4 बजे आते तो कुछ नाश्ता करते, उसके बाद 5 तक गपशप करते रहते। फिर 6 बजे से लेकर 8 तक कुछ न कुछ साहित्य की सेवा करते रहते, लिखते रहते। अब प्रेमचंद के बारे में बताएं। बीमार तो वे महुआ से ही थे। इतना सब होते हुए वे सेकंड पास हुए। किसी काम से हार मानना तो उन्होंने सीखा ही था। घर में बेटी को बड़ी देर तक खिलाते रहते थे। उसके बाद पास पड़ोस में किसी से मिलने जुलने जाते तो बेटी की गोद में उठाते जाते, मतलब बेटी को गोद में लेकर जाते। बच्चों को प्यार उनमें बहुत था। लौटती बार शाम के समय वे कुछ थक जाते। मैं चाहती पैर वगैरह दबा दूं, पर उन्हें सब कुछ बहुत नागवार मालूम होता। कभी कभी मैं जिद करके दबा देती तो वे विवश हो दबा लेते थे। स्त्रियों का काम करवाना उन्हें पसंद न था। हुक्के की चिलम तक भरवाना मुझसे पसंद न करते। नौकर दरवाजे पर बैठा रहता था, लेकिन अंदर आकर वे पानी पीते थे। धोती भी खुद ही धो लेते थे। यद्यपि नौकर खाली रहता तो कभी कभी इन हरकतों पर बिगड़ भी जाती और कहती कि नौकर फिर क्यों है। आप बोलते आप ज़रूरत खुद पूरी करना आदमी का धर्म है। आज तो नौकर है, हो सकता है कभी नौकर ना हो। फिर मैं 5 रुपए का नौकर तो खुद था। मैंने तो नहीं देखा, तुम्हारे ना देखने से क्या, मैं तो तुम भुगत चुका हूँ। इसलिए इंसान को अपनी ज़रूरत खुद रफ़ा करनी चाहिए, खुद ज़रूरत को इधर से उधर पूरा करना चाहिए। जुलाई 1915 का समय आता है। इसके बाद वहाँ आपका हाजमा ख़राब हो जाता है, आपका पेट ख़राब हो जाता है। हाजमे की खराबी की वजह से आपने वहाँ का तबादला करवा लिया। सोचा था कोई अच्छी जगह देंगे, मगर दी नेपाल की तराई बस्ती। यहाँ भी हाजमा ख़राब रहा। 4-6 महीना रहने के बाद मेरे पिता ने बुलाया और 1 महीना प्रयाग में ही रहकर दवा कराई। मैं भी साथ थी प्रयागराज में। वहाँ से बिना अच्छा हुए ही आप फिर बस्ती चले आए। वहाँ पर भी अच्छे नहीं हुआ, फिर बस्ती चले आए। मैं अपने पिता के घर रही। मेरे पिता बोले बेटा देखो, अपनी दवा करो, एक बार और छुट्टी लो। इस बार 6 महीने की लंबी छुट्टी आपने ली। आपकी आधी तनख्वाह मिलती थी 25 रुपये।
आधी तनख्वाह में 25 रुपये मिल रहे हैं, उसमें 10 माँ को दे देते थे, 15 अपने भाई को देते थे जो झांसी स्कूल में पढ़ता था। पता नहीं वे कैसे अपने खर्च चलाते थे। लाखों के रुपए तो शायद वे अपना गुजर करते रहते हों। कानपुर और लखनऊ दोनों जगह दवा कराते। मैं अपने पिता के घर पर थी। दिसंबर महीने मुझे बुलाने पर मेरे घर गए। पिता से कहलवाया कि मैं विदा कराने आया हूँ। पिता ने उसी आदमी से कहलवाया, वे बड़े आराम से पड़ी हैं, आधी तनख्वाह पा रही हैं, क्यों झंझट पाल रहे हो, खुद भी तो कभी लखनऊ कभी कानपुर रहते हैं। खैर वे वापस गए। फिर अपने अप्रैल के महीने में आए और विदाई के लिए कहा। फिर पिता ने वही जवाब दिया। उस दफ़े उस आदमी ने उन्होंने कहलवाया, क्या जिसकी आमदनी ज़्यादा न हो या जो बीमार और वह अपनी बीवी बच्चे को ना ले जाए। जब मेरे पिता को यह बात मालूम हुई तो उसे आदमी ने बोले, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, मैं तो इनके फ़ायदे के लिए कहता था। अप्रैल के महीने मुझे लिवा कर वे लम्ही आए। इसके बाद 2 महीने आप लम्ही में रहे। शहर रोज़ाना पैदल जाते थे और हकीम के यहाँ से दवा ले आते थे, कहीं 12 बजे के करीब। फिर गाँव वापस आते थे। पत्ते तो मूंग की दाल की देती थी चाची, लेकिन उसमें मिर्ची की भगाड़ देती थी। पेची दिन दिन बढ़ती जाती। मुझसे रोज़ पेशिश की शिकायत करते थे। 2 महीने बाद फिर बस्ती गए। फिर वही हालत। कोई 15 रोज़ रहने के बाद फिर वापस आए। वहीं डुमरियागंज तहसील में मन्नन द्विवेदी गजपुरी से भी उनकी भेंट हुई। से कभी कभी साहित्य की बातें होती थी। डुमरियागंज जाते ही उन्होंने उन्हीं के यहाँ ठहरते। उसके बाद फिर घर छुट्टी लेकर आए। फिर तबादले की दरख्वास्त दी, उस पर भी साहब ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर इलाहाबाद गए, डायरेक्टर से मिले। बोले, बस्ती की आप हवा मेरे माफिक नहीं है, मुझे दास नहीं आती है, मुझे लगती नहीं है। साहब तुमने तो महोबा की आप हवा पसंद न बस्ती की, बताओ कहाँ भेजूँ? तुम्हारी मास्टरी की जगह 40 की है, जा सकते हैं, मंजूर है? आप बोले, बात को लिखूँगा। घर आए, मैंने पूछा क्या हुआ क्या यार? कुछ भी नहीं, कमबख्त झल्लाता है, कहता है कि जहन्नुम में भेजूँ। इसके बाद बोला, 40 मास्टरी की जगह पर जा सकते हो। तो मैं तो आप क्या कहे आए, अभी तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। जैसा कहो वैसा करूँगा। मुझे इन सब बातों से बहुत क्रोध आया और अपनी बेबसी पर अफसोस भी हुआ। बोली, तो मास्टरी क्या बुरी है, टीचिंग फिर से कर लो। वे बोले, तुम्हें मालूम है 40 ही मिलेंगे, मतलब है उसमें सिर्फ 40 रुपये मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ मालूम है, 40 ही मिलेंगे। क्या तो क्या, बताओ खर्च कैसे चलेगा 40 रुपये में? देखा जाएगा, जैसे भी चलेगा। खर्च के लिए प्राण तो नहीं दिए जा सकते। आप बोले, सब मिलाकर इस समय तुम्हारे घर पर 100 रुपये आ जाते हैं, फिर भी खर्च नहीं चलता। मैं कहती हूँ 1000 में भी खर्च नहीं चल सकता। जो 10 कमाता है उसी में वह भी निर्वाह कर लेता है। मैं नहीं जानता, मैं तो सब करने को तैयार हूँ। मैं बोली, मैं भी तैयार हूँ, कोई बात नहीं। यूँ ही लोग परेशान करते हैं। मैंने कहा, सिंघाई की सब नतीजे हैं, देखते हैं लोग कि मर रहे हैं, पर दवा के लिए भी नहीं पूछते हैं। तुम्हारे बहन जो तुम्हारे चाची के सौतेले तुम्हारे मामा लगते हैं, उनके तो वो भी नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी दवा ही ला के दे दिए, लेकिन तुम्हारे पैसों पर सब खाने के लिए तैयार रहते हैं। और नहीं, दाल में मिर्चों की बघाड़ दी जाती है। भला ये कोई बात है कि दाल में मिर्चों की, आपकी तबीयत ख़राब है और दाल सिंपल देनी चाहिए, उसके बावजूद मिर्चों की भगाड़ दी जा रही है, जिससे आपकी तबीयत और ख़राब हो जाती। खैर तुम्हारी इच्छा, मैं दरख्वास्त दिए देता। फिर मंजूरी आई। उन दिनों हम बनारस थे। जिस दिन मंजूरी आई बोले, चलो फिर वहीं बस्ती। मैंने कहा, चलो दौरा तो ना करना होगा। 8 जुलाई को फिर हम आए बस्ती। साथ में मेरी लड़की और उनके भाई थे। फिर पुरानी बस्ती में हम लोगों ने मकान लिया। पहले तो मेरे बहनोई के यहाँ जो वहाँ पोस्ट मास्टर थे ठहरे, दोनों आदमियों ने मिलकर मकान ठीक किया। खाने पीने का वहाँ ठीक रहा। एक रोज़ का वाक़या है कि आप बाज़ार गए मछली, तरकारी, पान वगैरह लाने।
वहाँ पंडित मन्नन द्विवेदी जी से भेंट हुई। पंडित जी के साथ लिए घर पर आए। आकर बोले, पंडित जी घर पर बैठे हैं, पान तो बना लाओ। वे खुद हाथ धोकर तश्तरी में पान लेकर बाहर आए। उन्होंने कुछ देर तक गपशप होती रही। फिर पंडित जी अपने घर गए। आप अंदर आकर बोले, आप मछली खरीदते हुए ही पंडित जी मिले। बड़ा मस्करा आदमी है, साथ ही जानदार भी। मैंने कहा, आपके भी तो कई बार टोक चुकी हूँ कि और किसी से मंगा लिया कीजिए, पर आप मानते नहीं। आप बोले, मुझे अपना काम करते शर्म नहीं मालूम होती। अपना काम करना क्या जुर्म है? फिर मैं अपने को मजदूरा कहता भी तो हूँ। मैं आप हथौड़ा क्यों नहीं चलाते? फावड़ा नहीं चलाता तो कलम तो चलाता हूँ। मैं बोलती हूँ, शिवरानी देवी बोलती, अगर आप फावड़ा चलाते तो आपकी भी रोटियाँ पहुँचाती होती, मैं रोटियाँ पहुँचाती होती। अच्छा, बाहर ना सही घर में तो देती हो। अगर मेरा सौदा बाज़ार से कोई दूसरा लाता तो क्या महाराजिन की ज़रूरत नहीं पड़ती? मैं महाराजिन तो कोई सवाल नहीं। अगर आप अपने को हर हालत के लिए तैयार रखते तो क्या इतना भी नहीं कर सकते? इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद है। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद है। वह 40 मिलते थे, 10 विमला को बराबर भेजते रहे। विमाता को जो अच्छी माता नहीं थी उन्हें 10 बराबर भेजते रहे। बाकी हम 3 थे। बाकी में हम जो 30 रुपये बचते उसमें हम 3 लोग थे। ये सन 14 की बात है। 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियाँ भेजी और साथ में एक दोहा। धीवर ने फांसियों अभी दीनहीन सफरीन, प्रेमचंद भोजन करे विद्या बुद्धि प्रवीण। आप तो घर पर थे नहीं, जैसे मैंने रखवाया और 4-4 आने विदाई देकर उन आदमियों को वापस किया। कविता उठाकर पढ़ी। मुझे भी हंसी आई, साथ ही चिंता भी कि इतनी मछलियाँ होंगी क्या। मनाती थी कि जल्दी आए तो कोई प्रबंध हो। जब शाम को आए 3 बजे के करीब 3 बजे तो टोकरी में आंगन में मछलियाँ रखी थी। कपड़े भी उतार न पाए थे कि बेटी को उठा लिया। उससे गोद में लिए हुए मछलियों पर निगाह पड़ी। बोले, ये कहाँ से आई? मैं बोली, यही नहीं आई, इसके साथ एक कविता भी आई है। यह पंडित जी की शरारत है। आप बोले, मैं समझता हूँ कि ज़रूर इस पर मजाक करेंगे। बोले, ये होगी क्या? मेरी समझ में तो खुद नहीं आता कि यह क्या होंगी। इसे बटवाइए, कुछ चीज़ा के यहाँ भिजवाइए और जगह भी भिजवाइए। शाम की किसी तरह मछलियों की बला टली। तब से हमेशा मैं डरती रहती, कहीं फिर उन्हें बाजार में मिल ना जाए, मगर उनकी इसकी फिक्र न थी। वे तो अपना काम करने जानते थे। जब पंडित जी दोबारा फिर बस्ती आए, मछलियाँ पर काफ़ी कहका रहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पंडित जी, आपकी बनाई वह कविता मुझे बहुत पसंद आई। फिर मुझे ऐसी कविता लिखोगे तो मैं भी कुछ लिख कर भेजूँगा। उसी बस्ती में एक दिन क्वार का महीना था। हतिया का पानी बरस रहा था। मकान गिर रहे थे। हम 4 आदमी भी साथ ही एक मकान में बैठे थे। मकान गिरेगा तो फिर जो कुछ होगा हम साथ ही खतरा उठाएंगे। दूसरे रोज़ किसी तरह पानी निकला। आप स्कूल गए। हेडमास्टर बोला, कल आप क्यों नहीं आए? साहब, उधर पानी बहुत तेज़ था। हेडमास्टर, क्या आप नमक थे? गल जाते। मैं नमक तो नहीं था। हाँ, मेरे पड़ोस के मकान गिर रहे थे, मुमकिन है मेरा भी मकान गिर पड़ता। हेडमास्टर, क्या आप रहकर उसे गिरने से रोक लेते? आप बोले, रोक तो नहीं सकता था, हाँ साथ मर सकता था। हेडमास्टर, फिर आप इसलिए रुक गए? आप बोले, जी। आप घर का काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते, हमेशा घर के काम में मदद भी करते। ये काम मुझे अनुचित मालूम होता। मैं चाहती थी कि बाहर का काम उनके जिम्मे और भीतर का मेरे। जो काम मुझे करना होता उसे वे मेरे सोते रहते ही ख़त्म कर देते, क्योंकि मैं ऐसे कामों के लिए उन्हें हमेशा रोकती थी। इस पर कभी कभी मैं नाराज़ भी हो जाती। कोई भारी काम करना होता तो उसकी चोरी में मैं पहले भी कर लेती थी, क्योंकि वे कई साल बीमार रहने के कारण कमज़ोर पड़ गए थे। इसलिए हम दोनों हमेशा होड़ सी लगी रहती थी। इसी तरह हमारा घर का काम
चलता रहता था। अब यहाँ पर बताई जा रही है कि 4 साल पहले की बात है, फिर बस्ती की 4 साल वहाँ पर वोटिंग का प्रश्न था। वे चाहते थे कि कांग्रेसमैन वोट पाए। उन लोगों ने कहा कि हमें एक कुएं की ज़रूरत है। बोले मैं कुआं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा, वोट उन्हीं को देना, उन्हीं के हाथ तुम्हारा भला होगा। वहाँ पर ज़्यादा बस्ती काश्तकारों की थी। इत्तेफाक से एक वोटर कुर्मी था जो मबरी के लिए खड़ा था, मेंबरी के लिए खड़ा था। इनके कहने पर भी वहाँ के सारे वोट उस कांग्रेसी को नहीं मिले। जब मालूम हुआ गांव वालों को तो कायस्थ लोग बौखला गए। आकर बोले इन आदमियों को आप जहाँ से निकाल सके तो अच्छा है। यह आपका अपमान हुआ, यहाँ पर आपका अपमान हुआ। आप बोले तुम लोग क्या बकते हो, मेरे जीवन का यही ध्येय है कि काश्तकारों को सुधारना। मेरी इस बात की कीमत ही क्या है जिसके पीछे मैं सबकी तबाह कर दूँ। लोगों ने तो माना तो अपने हानि की ना कि मेरी। मैं उन्हें तबाह कर दूं यह शराफत नहीं है। फिर मैं तो चाहता हूँ वे अपने पैरों पर खड़े हो। आज मैं उनको भला बतला रहा हूँ, कल शायद उन्हें कोई धोखा दे। भेड़ों की तरह किसी के इशारे पर पब्लिक का चलना कहाँ तक ठीक है, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। उन्होंने खुद समझकर जो भी किया अच्छा किया। अब सब में कुछ ना कुछ समझदारी आ गई है। मेरे सारे तो इलाकेदार थे पर वोट नहीं मिले तो क्या वे अपने इलाके को तबाह कर दें या उन्हें ऐसा करना चाहिए? कई महाशय एक साथ बोले आपका मान भन हो गया, आपकी इज्जत में कमी आ गई, इसमें मेरा गौरव है। मैं नीच नहीं होना चाहता कि अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नीच नहीं बन सकता। सब अपने अपने घर गए। घर पे आप आने के बाद मैंने पूछा क्या था? कुछ नहीं, गांव वालों ने वोट नहीं दिए, इसी से गरमाए हुए हैं। उन्हीं दिनों एक घटना और हुई। आप सुबह के समय अंदर नाश्ता कर रहे थे और 2 बच्चों में झगड़ा हो रहा था। 2500 आदमी इकट्ठा हो गए। 2 बच्चे एक में गुत्थे मार पीट कर रहे थे। एक बच्चा दोनों को छुड़ा रहा था। छुड़ाने वाला उसका भाई था। उन्होंने समझा एक बच्चे को 2 आदमी मिलकर पीट रहे हैं। छुड़ाने वाले बच्चे को 2 तमाचे कसकर लगाया। बोले बदमाश मारता है। छुड़ाने वाला बोला मैं तो छुड़ा रहा था, तब तक मैं भी वहाँ पहुँच गई। मार खाने वाले बच्चे ने मुझे दया आई। मैं बोली मत रो बेटा, इनकी गलती है, बच्चा कुछ नहीं। आपने अपने नाना ही तो थे। मेरे साथ बाबूजी घर आए। मैं आपको मैं आप पर बरस पड़ी गुस्से में। वह गरीब क्या कह रहा था मैंने समझा वह मार रहा है। पूछ क्यों ना लिया? वह वहाँ की परिस्थिति बिना जाने आपने मारना शुरू कर दिया। वे दोनों शैतान हैं। आप जहाँ का झगड़ा हटा रहे थे वहाँ का हाल तो दरियाफ्त कर लेते। हाँ यही तो गलती हुई, मुझे तो क्रोध आया। यह कहने से आप बेगुनाह तो नहीं हो सकते। तुम दे दो सज़ा। अब यहाँ पर प्रेमचंद जी करे अब तुम दे दो मुझे सज़ा, आइंदा ऐसी गलती ना हो। यह सबसे बड़ी सज़ा अब यही है, सबसे बड़ी सज़ा। अब ऐसा न होगा। बाहर वह बच्चा पत्थर पर बैठा था, उसे वहाँ जाकर चुमकारा। उसके बाद उसे लेकर मेरे पास आए। बोले इसे कुछ खिलाओ। मैं अच्छा मारा आपने मिठाई, मैं खिलाऊं? आप खिलाइए ना। अरे तुम्हारा भी तो नाती है। ये नाती जो है इस बेटी के बच्चे हैं दोनों। एक बार की बात है, मैं बस्ती जा रही थी। आप बीमार रही थे। रात का समय, पेट भारी था। हम तीनों आदमी थे। गाड़ी में भीड़ बहुत थी। उनके लिए मैंने बिस्तर लगा दिया था। वे लेटे हुए थे। लड़की भी सोई हुई थी। 2 मुसाफिर आए। बोले औरों को बैठने की जगह नहीं है पर ये शोर है। मैं शिवरानी देवी तुम भी कहीं बैठ जाओ, उनको उठा दो, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। मुसाफिर जब तबीयत ठीक नहीं है तो चले क्यों थे? मैं बक मत करो, गाड़ी का किराया तुम्ही ने दिया है। मैं अच्छा जहाँ तुम्हें जगह मिले वहाँ बैठो। मुसाफिर इन्हें उठाकर बैठेंगे। मैं उठाओ, मैं ज़रा देखूँ तो। वह आगे बढ़ा। मुझे क्रोध आया। मैंने क्रोध से कहा खबरदार, अगर हाथ बढ़े तो गाड़ी के नीचे फेंक दूंगी। हम दोनों की बातों से उनकी नींद खुल गई और उन्होंने हड़बड़ा कर उठना चाहा। मैंने कहा आप क्यों उठते हैं? आप उठ जाने दो, क्यों लड़ाई करती हो?
मैं इन गधों के साथ सीधे काम न चलेगा। मैं बोलती, यहाँ पर शिवरानी देवी बोलती, इन गधों से सीधे काम न चलेगा, ये इंसान नहीं हैवान है। मैंने आपकी हालत बताई थी, फिर भी इन गधों की अक्ल ना आई, ये जोर दिखाना चाहते, मैं इन्हें फेंक दूंगी। जब उन लोगों ने मुझे क्रोध में देखा तो दबकर खड़े रहे। वे लोग कई स्टेशन तक खड़े खड़े ही गए। जब वे गाड़ी से उतर गए तो मुझसे बोले, तुम बड़ी दिलेर हो, मेरी हिम्मत इस तरह धमकी देने की ना पड़ती। फिर बोले, मानो वे मुझे जगा देते तो तुम क्या करती। मैं यहाँ पर शिवरानी देवी बोलती, गाड़ी के नीचे फेंक देती और क्या करती। गिरने पर वे जिंदा रहते तो वे फांसी ना होती। फांसी का प्रश्न तो पीछे उठता है। क्रोध यह सब नहीं देखता। तुम बड़ी उद्दंड हो, तुम बड़ी बहुत उद्दंड हो, जाहिल हो। तो इस तरह से बोलते हैं। मैं कोई लेखक नहीं हूँ। यह शिवरानी देवी, आखिर वह मेरे साथ ऐसे क्यों पेश आ रहा था, यह चैलेंज क्यों दे रहा था, यही समझ करना कि वह बीमार है और वह औरत है। मैं उसे मज़ा चखा देती कि पर्दे वाली औरत नहीं हूँ, और यह अगर भले मानस की तरह आता, यह जो है आदमी है, भले मानस की तरह आता और कहता तो शायद जगह भी देती। कुछ भी हो, तुम बहुत उद्दंड हो। मैं कब कहती हूँ कि मैं उद्दंड नहीं हूँ। यहीं पर ही इसका जो पार्ट है ये समाप्त हो जाता है। इससे आगे का गोरखपुर से जो है हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।